Assalamualaikum and welcome to another episode of Give It a Thought. माजूर बच्चे हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा हैं। इन बच्चों को न सिर्फ जहनी मसाइल बल्कि माशरती, समाजी, जिस्मानी और जज्बाती मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। In today's episode, I will talk about the most complex and lifelong developmental disability, that is autism. इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज मैंने इनवाइट किया है इस्मा खान को. शी इज अ बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट BCBA based in Karachi and focuses on teaching children to communicate, behavior management, independent life skills and ensure there is consistency between therapy at the home and mind. Welcome to my show, Isma. How are you? I'm good. Thank you for having me, Nida. इस्मा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ऑटिस्टिक चाइल्ड किसको कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है निदा, तो ऑटिज्म का ये मतलब है कि इट्स अ डेवलपमेंटल न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जिसमें दो मेन किस्म के सिम्टम्स होते हैं बच्चों का. सोशल और कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं. So for them to communicate can be difficult, for them to express their emotions can be difficult. And then they have the second main symptom is repetitive या stereotypical behaviors, जिसका मतलब है कि वो शायद एक चीज बार करे, या उनके sensory behaviors होते हैं, hand flapping हो सकता है, tiptoes पे चलना, आंखों के कोनों से देखना. लेकिन एक चीज मैंने हाईलाइट करना है कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है, तो बच्चा कहीं भी स्पेक्ट्रम पे हो सकता है. अब अगर बच्चा हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक है, उनका मतलब है कि वो बहुत माइल्ड केस है, और अगर वो माइल्ड केस है तो वो बात भी शायद कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोशल ऑकवर्डनेस शायद हो और उनकी जो इंडिपेंडेंट लाइफ स्किल्स हैं वो कम हो. फिर लो फंक्शनिंग या सिवियर ऑटिस्टिक होते हैं, उनका शायद स्पीच ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, सेंसरी इश्यूज हों. और बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं वो कहीं भी इस स्पेक्ट्रम पे हो सकते हैं. फाइन. अर्ली डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, और असल में जो हम I.Kare में करते हैं वो उसको कहलाते हैं अर्ली इंटरवेंशन. इसका ये मतलब है और ये मकसद है कि अगर बच्चा का डायग्नोसिस हो जब वो छोटे हों, लेट्स से 3.5-4 years ऑनवर्ड्स के बाद, तो उतनी जल्दी उनकी इंटरवेंशन शुरू हो सकती है, और जितनी जल्दी उनकी इंटरवेंशन शुरू हो सकती है उतना जल्दी वो सीख सकते हैं. अब क्या होता है कि जो काफ़ी दुनिया में, आई मीन USA में, UK में, जब बच्चा आता है अगर वो 2 साल की होती है तो ज़्यादातर साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस नहीं देते. वो क्योंकि उन्होंने रॉन्गफुली डायग्नोस नहीं करना, और वो चाहते हैं कि दे वांटेड टू बी वेरी क्लियर बिफोर वो बच्चे को डायग्नोस करते हैं. सो जनरली एज यंग एज 3.5 years ओल्ड से डायग्नोसिस फिर शुरू होती है, और अगर हम जल्दी बच्चे को हेल्प करें तो फिर वो जल्दी सीख सकते हैं. जितने बड़े बच्चे होते जाते हैं वो ज़्यादा अपने वेज में सेट हो जाते हैं, फिर और मुश्किल होता है सिखाने में. तो इस वजह से अर्ली डायग्नोसिस इज गुड फॉर अर्ली इंटरवेंशन. राइट. कॉजेस क्या होते हैं, इसके रीजंस क्या होते हैं? इसमें कोई पर्टिकुलर रीजंस हैं इस बीमारी के? सो आई मीन ऑनेस्टली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत से लोग समझना चाह रहे हैं कि क्यों हो रहा है और इस दुनिया में इतना प्रेवलेंट क्यों हो रहा है. आई मीन अब तकरीबन 1 in 56 रेट है, जो काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि क्यों है, असल में रिसर्च अभी तक चल रहा है कि वो क्यों है, लेकिन उन्होंने 2-3 आइडेंटिफाई चीज़ें की हैं, फैक्टर्स को, जो पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स हैं. पहला चीज़ है अगर अम्मी या अबू थोड़े एजड पेरेंट्स हैं तो दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर. दूसरा है कि वो कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइफस्टाइल, डाइट, ये सारी चीज़ें. सॉरी अगर आपको थोड़ा आवाज आ रहा है, वो बैकग्राउंड में मेरा एक क्लाइंट. मैं अपने व्यूअर्स को भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं. एक्चुअली इस्मा इज सिटिंग इन हर सेंटर राइट नाउ. वो हमें वहां से इंटरव्यू दे रही हैं और सेंटर में अभी भी बच्चे मौजूद हैं. एंड आई सैल्यूट टू इस्मा's पेशेंट कि वो सिंस मॉर्निंग यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद दीज टाइप ऑफ चिल्ड्रन. तो ऑब्वियसली उनकी नॉइज को बर्दाश्त करना, उनके साथ हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, स्माइलिंग फेस रहना थ्रू आउट द टाइम. I salute to your guts, basically. Very, very kind of you, Nida. So yeah, I mean, so as far as causes जो आपने पूछा था, and then the other factor is कहते हैं कि
हम सब के अंदर एक स्पेसिफिक जीन है, ठीक है, और ये फिर कोई बच्चों के अंदर एक्टिवेट हो जाता है. So they say there could be a specific gene that could cause it. But again, it's very interesting because twin studies भी हुई हैं, और अगर genetics का रोल इतना ज़्यादा है तो फिर दोनों twins को होना चाहिए autism. लेकिन ऐसे भी है कि twins पैदा हुए हैं और एक को है एक को नहीं है, तो उसका मतलब है genetics शायद नहीं हो, because 99% of genetics share होते हैं twins में. So there's multiple studies to prove कि is it genetics, is it not, and so it's very hard to say. Right. कोई क्योर है, कोई ट्रीटमेंट है, कोई पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि हाँ इसका इलाज मौजूद है, ये चीज क्योर हो सकती है? देखिए, ये लफ्ज क्योर बहुत इस्तेमाल होता है, ऑटिज्म का क्योर नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बीमार होएं और हम दवाई खाएं तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं है. इन बच्चों के लिए या इन इंडिविजुअल्स के लिए इंटरवेंशंस हैं. इसका क्या मतलब है कि हम इनको सिखा सकते हैं, इनको मदद कर सकते हैं, इनको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचा सकते हैं ताकि ये इस दुनिया में थोड़ा बहुत फंक्शन कर पाए. और काफ़ी बच्चे हैं जो आगे जाके स्कूल जा सकते हैं, जॉब भी शायद कर पाएंगे, वो डिपेंडिंग ऑन उनकी इंटरवेंशन कैसा है. जी. लेकिन आपने देखा है कि मतलब ये इस टाइप के जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं ये आगे जाकर अच्छे पढ़ने में भी अच्छे हो सकते हैं, जॉब भी कर पाते हैं? ऑनेस्टली बहुत कम, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे सोसाइटी में काफ़ी लोग हैं जो डायग्नोज है ही नहीं, लेकिन जब मैं उनको देखती हूँ, जैसे मैंने लोगों को देखा कराची में, और मुझे लगता है कि हम सब इकट्ठे वक्त भी गुजारते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके ऑटिस्टिक लाइक फीचर्स हैं, लेकिन वो इतने माइल्ड केसेस हैं. तो जो बहुत माइल्ड केसेस हैं लोगों को पता भी नहीं चलता, और बिल्कुल वो जॉब भी कर सकते हैं. मैं किसी को जानती हूँ, लेकिन वो जॉब उनके लिए रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनकी जो सोशलाइजेशन की एबिलिटी है और टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें उनके लिए मुश्किल था. ओके. क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपके ख्याल में एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को? जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि इन बच्चों के काफ़ी ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज होते हैं. और जब मैं बिहेवियरल इश्यूज बोलती हूँ उसका ये मतलब है कि वो अग्रेसिव हो सकते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, और ये सारे एक ही वजह से हैं, उनकी कम्युनिकेशन का मसला है. लेकिन जब इन बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाते हैं, अगर साइन लैंग्वेज हो या ये कैंडी है, ये पजल है, या अगर हम उनको सिखाएं बोलो पानी तो बोलेंगे पानी, फिर हम पानी देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो फिर पानी के लिए चीखेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है उनको कुछ कहना है, उनको मिल जाएगा. तो आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बिहेवियर इश्यूज को मैनेज करना. कोई बच्चे होते हैं जो अपने आप को मारते हैं, सर को दीवार पे मारते हैं, अपने सर को मारते हैं, तो फिर इन सिचुएशंस में डर लगता है कि वो अपने आप को इंजर कर सकते हैं, उनको पता भी नहीं है वो इतना जोर से लगा रहे हैं. So then we have to manage using health and safety hazards. जी. Right. क्या बेस्ट वे है, क्या तरीका है जिससे हम इन चिल्ड्रन को जो है वो डील कर सकते हैं? तो ऑनेस्टली जो पहला चीज़ मैंने कहना है वो है कि इन बच्चों को थेरेपी से भेजना चाहिए. अब क्या होता है पाकिस्तान में कि अब बच्चा का डायग्नोसिस हो गया, तो जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो डायग्नोसिस करते हैं, वो कहते हैं हम अपने बच्चे को स्पीच भेजते, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी. लेकिन असल में हर बच्चे को वो थेरेपीज का ज़रूरत नहीं है. अच्छा. नहीं, क्योंकि कोई बच्चे होते हैं जिनका स्पीच सही है और वो बस बोल रहे नहीं है क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं है, उनको पता नहीं है कि वो अपना मोटिवेशन कैसे इस्तेमाल करके बात करें. तो इन सिचुएशन में the most effective therapy for children with autism is ABA therapy, behavior therapy, जो हम करते हैं. और it's research proven, the USA में सबसे मशहूर थेरेपी है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए. So you can do ABA therapy plus speech therapy and OT, या सिर्फ ABA and OT. OT में physical aspects पे काम करते हैं, fine motor skills, gross motor skills. So the best form of intervention is therapy. लेकिन the best therapist is the mother or the father.
the main caretaker, because बच्चे जब थेरेपी जाते हैं ना वो 1 घंटा 2 घंटे जाते हैं और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो बाकी घंटों में कौन काम करेगा? और अगर आप सिर्फ 1 घंटा बच्चे को भेजेंगे वो नहीं सीख पाएंगे, बिकॉज ये बच्चे रेपिटेशन से सीखते हैं. तो आपको फिर वही करना होता है, कंसिस्टेंट करना है कि एक सेटिंग में एक चीज हो रहा है, घर पे भी वही हो रहा है, और इस कंसिस्टेंट से ही वो सीखेंगे. एंड ऑल्सो पेरेंट्स शुड हेल्प देयर चिल्ड्रन बिकम इंडिपेंडेंट. बहुत हमको पता भी नहीं चलता. मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ कि आप अपने बच्चे को जूते पहना रहे हैं, आप उनको एटलीस्ट स्ट्रैप तो बंद करने दें खुद ही, आप क्यों पहना रहे हैं, वो कर सकते. तो हम इतना मदद करते हैं तो भूल जाते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट भी बनाना चाहिए. ये थोड़ी चीज. इसमें थोड़ा सा हमें ABA थेरेपी के बारे में और आई केयर के बारे में बताइए. जी, तो ABA थेरेपी जो मैं पहले भी कह रही थी, इट स्टैंड्स फॉर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस. इट्स अ साइंस, इट्स रिसर्च बेस्ड, एंड द मेन पर्पस ऑफ ABA थेरेपी है कि हम बच्चों के अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स सिखाएं और जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है वो कम करें. इसका ये मतलब है कि अगर बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा सही तरह से, तो वो स्नैच करते हैं या रोते हैं क्योंकि वो चीज चाहिए, तो वो इनअप्रोप्रिएट हो गया. और हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स सिखाएंगे कि हम उनको कम्युनिकेशन के तरीके सिखाएंगे. सो वी इंक्रीज अप्रोप्रिएट एंड डिक्रीज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. उसमें हम लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, टूथ ब्रशिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, हैंड वॉशिंग. बहुत से लोग सोचते हैं कि बिहेवियर थेरेपी में हम सिर्फ उन बच्चों को संभालते हैं जो मारते हैं, रोते हैं, चीखते हैं. नहीं, बिहेवियर का ये मतलब है रवैया. जो जिंदा इंसान करता है उसको बिहेवियर कहते हैं. खाना खाना, रोना, कपड़े बदलना, नहाना, ये सारे बिहेवियर्स हैं. सब कुछ, कम्युनिकेशन, बात करना. वी वर्क ऑन ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स. दैट्स व्हाट बिहेवियर थेरेपी इज. I.Kare इज अ सेंटर जो मैं तकरीबन 1.5 years पहले मैंने खोला था. और मैं पाकिस्तान तकरीबन 15 साल के बाद वापस आई हूँ. फिर मैंने घर में काम किया, फिर मैंने ये सेंटर खोला, और यहाँ हम 1-on-1 थेरेपी करते हैं. एक बच्चे के साथ एक थेरेपिस्ट है माशाल्लाह. आवर टीम इज ग्रोइंग एंड हमारे थेरेपिस्ट सेशंस हम रन करते हैं, और हर बच्चे के अपनी प्रोग्राम होती है, अपने स्किल्स होते हैं, अपने गोल्स होते हैं, और फिर हम उस पर काम करते हैं, मॉनिटर करते हैं, डेटा लेते हैं, फाइल्स होते हैं. इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगी ऑटिस्टिक चाइल्ड के पेरेंट्स को? बेसिकली देखिए, मैंने चीज कहना है जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि हमारा सोसाइटी पाकिस्तान में ऐसी जगह है कि जब लोग कोई बच्चे को देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट लगता है, वो स्टेयर करते हैं, वो सोचते हैं इसको क्या है, ये तो गूंगा है, इसके क्या मसले हैं, अम्मी ने या अबू ने ऐसे शायद किया होगा प्रेगनेंसी में कि ऐसे बच्चा है, ये सारा इट्स नॉट ट्रू. तो पहला चीज मैंने हाईलाइट करना है कि देखें, अल्लाह ने आपको ये बच्चा दिया है, ये आपका बच्चा है. अगर आप यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर चाइल्ड, बिकॉज दैट इज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, एंड यू हैव टू टेक देम. जहां भी आप जाते हैं आप ले जाएं, एक्सपोज देम. जितना आप एक्सपोज करेंगे वो बच्चा भी सीख जाएगा कि मैंने कैसे रहना है मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में. एम्बैरेस होने से फायदा ही नहीं है, बिकॉज ये बच्चा कहीं जा रहा नहीं है, आप ही का बच्चा है, और आपने इसके साथ जितना आप प्राउड अपने बच्चे के होंगे, उतना ही लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और उतना ही हमारा कंट्री, हमारा सोसाइटी इन बच्चों के टॉलरेंट हो जाएंगे. और फॉर एग्जाम्पल जब कोरोना शुरू हुआ था, अगर मैं मास्क घूम के चलती तो लोग सोचते क्या हो गया, लेकिन अब सब करते हैं तो अब अजीब भी नहीं लगता, राइट? बिकॉज हमने नॉर्मल बना दिया. द सेम वे आप अपने बच्चे के साथ निकले, जैसे भी लगते हैं, जैसे भी करते हैं, जो भी हरकतें करते हैं, चीजें रोते हैं, मारते हैं, बिकॉज हमने अपनी सोसाइटी को टॉलरेंट बनाना है. और हम ये वीडियो क्यों कर रहे हैं? अवेयरनेस के लिए. क्यों? क्योंकि लोग छुपा के रखते हैं, तो हमने लोगों को बताना है. तो ये मैंने कहना है. और दूसरी चीज है कि आई एम श्योर जो माँ है, जो बाप है, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है ऐसे बच्चे के साथ, जिंदगी मुश्किल है, आई एम श्योर है, लेकिन आप ये भी सोचना कि ये बच्चे बहुत लकी होते हैं और अल्लाह ने आपको एक वजह से दिए हुए हैं. एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू वैल्यू देम एंड हेल्प देम लर्न एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल, बिकॉज ये बहुत अक्लमंद है. अगर बोल भी नहीं सकते ना, इनको समझ आता है. तो वर्क विद देम, टीच देम एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड द वर्ल्ड through their eyes, not your eyes. Yeah. Thank you so very much, इस्मा. आज का प्रोग्राम इस थॉट के साथ एंड करूंगी कि प्लीज सोचिएगा जरूर
کہ ہم کتنی ان اسپیشل چلڈرن کے لیے مالی اور اخلاقی مدد کر سکتے ہیں. رمضان آر اباؤٹ ٹو کم, ہیلپ دیم, سپورٹ دیم. مائٹ بی پاسبل آپ کا ایک قدم ان بچوں کے لیے مسکراہٹ کا باعث بنے اور ان کو سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو سٹیزن بنانے میں ہیلپ کر سکے. Thank you so very much, Isma. Don't forget to subscribe and don't forget to like my channel.